उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिसोलीपुर की एक कच्ची पक्की सी गली में विवेक का घर था। मिट्टी से लिपे आंगन वाला टपकती छत और ढेर सारे सपनों से भरा हुआ। पिता रामनाथ एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में चपरासी थे और मां सावित्री देवी सिलाई का काम करके घर चलाने में हाथ बटाती थी। विवेक का एक छोटा बहन अनु थी जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। दोनों भाई बहन स्कूल से आने के बाद पेड़ों पर झूला झूलते, कभी मिट्टी के घर बनाते तो कभी नल के नीचे पानी में खेलते। लेकिन विवेक के दिल में एक सपना था, फौजी बनना। जब भी वो गांव के एकमात्र रिटायर्ड फौजी सुरेश काका को वर्दी में देखता, उसकी आंखें चमक उठती। माँ, मैं भी ऐसा ही बनूंगा, देश की सेवा करूंगा, वो अकड़ते हुए कहता। माँ मुस्कुराती, लेकिन पिता की आंखों में चिंता होती। बेटा, पहले घर तो चल जाए फिर देश। मगर विवेक ने ठान लिया था। पैसों की किल्लत इतनी थी कि कई बार स्कूल की फीस भरने के लिए माँ को अपने गहने गिरवी रखने पड़े। विवेक अक्सर बिना जूतों के दौड़ता, लेकिन उसके पांवों में कभी शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसकी नजरें तो दूर उस फौजी ट्रेनिंग कैंप की ओर थीं, जहां पहुंचने का वह सपना देखता। रात को वह किताबों के साथ साथ सेना की दौड़, वह शारीरिक परीक्षा और जनरल नॉलेज की तैयारी करता। गांव के बच्चों ने उसका मजाक भी उड़ाया। अबे तू फौजी बनेगा, पहले तो ढंग से कपड़े पहन। लेकिन विवेक की मुस्कान में ठहराव और विश्वास था। ऑफराइट की उम्र में विवेक ने पहली बार सेना की भर्ती के लिए फॉर्म भरा। पहले प्रयास में असफल रहा, लेकिन दूसरे प्रयास में वह फिजिकल टेस्ट में पास हो गया, फिर मेडिकल, और अंत में जब उसका सिलेक्शन लेटर आया तो पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। पिता की आंखों में आंसू थे और मां ने उसे गले लगाकर कहा, अब मेरा बेटा देश का सच्चा रक्षक बनेगा। पूरा गांव गर्व से भर उठा। बिसोलीपुर का बेटा फौजी बन गया। गांव के मंदिर में घंटियां बजी, स्कूल में छुट्टी की गई। अनु ने उसकी वर्दी वाली फोटो देखी और बोली, भैया, तू हीरो लग रहा है। 2 साल की सेवा के बाद विवेक छुट्टी पर घर आया। अब वह मजबूत कद-काठी, दमबकती आंखों और आत्मविश्वास से भरा युवा था। गांव की लड़कियां उसे देखकर शर्माती और माँ बाप को रिश्ते आने लगे। एक दिन गांव के प्रधान के रिश्तेदारों से रिश्ता आया। साक्षी नाम की लड़की, शहर की पढ़ी लिखी, सुंदर, अमीर और सुसंस्कृत। विवेक को डर था कि ऐसा रिश्ता उनके छोटे घर में फिट नहीं बैठेगा, लेकिन साक्षी का व्यवहार इतना सरल और सौम्य था कि सबको लगा, बेटा तो फौजी है ही, बहू भी देवी है। शादी धूमधाम से हुई। गांव में बैंड बजे, घोड़ी चढ़ा विवेक, और पूरे गांव ने पहली बार ऐसी शाही बारात देखी। साक्षी लाल साड़ी में जब घर आई तो मां ने आंखें भरकर कहा, अब ये घर मंदिर बन गया है। साक्षी ने सबका दिल जीत लिया। रोज सुबह उठकर सास ससुर के पैर छूना, रसोई में मां का हाथ पोटाना और गांव की औरतों से प्यार से बात करना। सब कहते, विवेक की तो किस्मत खुल गई, की छुट्टी खत्म हो गई। उसने माँ बाप को नजर भर कर देखा और साक्षी का माथा चूमा। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, आप निश्चिंत रहिए, मुझसे बेहतर कोई उनका ध्यान नहीं रखेगा। विवेक की आंखें भर आई और वह वापस चला गया। लेकिन जैसे ही ट्रेन गांव की सीमा पार कर गई, साक्षी का चेहरा बदल गया। अब वह सुबह देर तक सोती, सास को आदेश देती, अनु को ताने मारती, रसोई में पैर तक न रखती। टीवी, मोबाइल और फोन पर दिन भर रहना उसका दिनचर्या बन गया। माँ अगर कुछ कहती तो चीख कर जवाब देती, मेरे माँ बाप ने मुझे किसी की नौकरानी बनने नहीं भेजा। रामनाथ चुपचाप सहते थे और सावित्री देवी रोज चुप कर रोती थी। जब विवेक फोन करता, साक्षी मीठी आवाज में कहती, आपके माता पिता देवता हैं, कितना ध्यान रखती हूं उनका। विवेक मुस्कुराता, मुझे पता था मेरी पसंद गलत नहीं हो सकती। एक सुबह सावित्री देवी उठने में थोड़ी देर कर बैठी। उम्र हो चुकी थी, कमर में दर्द रहता था। साक्षी गुस्से से चिल्लाई, क्या रानी बन गई हो? अब रसोई में भी नहीं आना है? मेरी चाय कौन बनाएगा? तुझसे नहीं होता तो मर क्यों नहीं जाती? माँ ने कांपते हुए चाय बनाई। थोड़ी सी चीनी ज्यादा हो गई। साक्षी ने चाय फेंक दी और बोली, बुजुर्गों का काम है भगवान का नाम लेना, न कि घर में जहर घोलना। एक दिन पिताजी ने टीवी की आवाज थोड़ी तेज कर दी। पुराने भजन चल रहे थे। साक्षी छल्ला गई, क्या बुड्ढों की महफिल है ये? तुम्हारा बेटा फौज में है और तुम यहाँ घर को वृद्धाश्रम बना रहे हो? पिताजी चुपचाप रिमोट नीचे रखकर उठकर बाहर बरामदे में बैठ गए।
आंखों में अपमान और असहायता तैर रही अनु एक बार गांव की सहेलियां साक्षी से मिलने आई। साक्षी ने अनु को कहा, इन सब के सामने मेरी इज्जत का सवाल है, जरा नौकरानी बनकर रहना, समझी? चाय नाश्ता सब अच्छे से कर देना। अनु सबके सामने सिर झुकाकर चाय ले आई, लेकिन जैसे ही सहेलियां गई साक्षी ने झाड़ दिया। इतनी धीमी क्यों थी? चाय तक लाने में आधा घंटा लगा दिया। क्या सोचेंगी मेरी सहेलियां? अनु की आंखें भर आई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। जब विवेक वीडियो कॉल करता, साक्षी मां के पैरों में बैठकर दिखाती, देखिए कैसे सेवा करती हूं। आज मां जी ने कहा कि तुम बेटी हो हमारी। और जैसे ही कॉल करता, कहां की बेटी? मुझे तो हर दिन ऐसा लगता है जैसे किसी जेल में हूं। बस तुम्हारा नाम खराब न हो इसलिए सब सह रही हूं। त्योहार आया, दिवाली। विवेक ने मां के लिए एक साड़ी भेजी। साक्षी ने वो साड़ी खुद पहन ली और मां को पुरानी साड़ी थमा दी। क्या करोगी नई साड़ी पहनकर? तुमसे तो झाड़ू भी नहीं लगती अब। जब मां ने कुछ नहीं कहा तो अनु ने धीमे से विरोध किया, भाभी ये साड़ी मां के लिए है। साक्षी ने दांत पीसते हुए कहा, तू बीच में मत आ, नहीं तो तेरे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। बूढ़े पिता को काम पर भेजना। पिताजी खेत पर मजदूर से बात करने गए थे जो किराए पर हल चलाने आने वाला था। साक्षी ने ताना मारा, अब तो हमारे घर के मर्द भी मजदूरों से काम मोलभाव करने लगे हैं। क्या दिन आ गए हैं? जब पिताजी ने कहा कि बेटा बाहर है, घर के काम तो मुझे देखने ही होंगे, तो साक्षी ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, बेटा बाहर है इसका मतलब ये नहीं कि तुम राजा बन जाओ। नौकर रखने से मना करना। जब मां की तबीयत बिगड़ने लगी, पिताजी ने कहा कि एक नौकरानी रख लेते हैं। साक्षी ने साफ मना कर दिया, नौकरानी रखोगे तो मोहल्ले में बदनामी होगी कि बहू कुछ नहीं करती। अगर रखनी है तो तुम दोनों खुद ही बाहर चले जाओ इस घर से। और तब अनु ने विवेक को खत लिखने की सोची। एक रात अनु ने आंसू पोंछते हुए मां से कहा, भाई को सब कुछ बताना चाहिए। मां ने रोते हुए कहा, नहीं बेटी, वो बॉर्डर पर है, उसका मन डोल गया तो गोली कहां से आ जाए क्या पता। लेकिन अनु ने हार नहीं मानी। दिसंबर की एक ठंडी सुबह थी। कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। गांव की गलियां सूनी थी और चाय की दुकानों पर भीड़ कम थी। लेकिन आज एक अनजान सन्नाटा था। किसी को पता नहीं था कि विवेक बिना किसी को खबर दिए घर लौट आया है। वह छुट्टी मंजूर करवा चुका था, पर घर पर बताना नहीं चाहा। इस बार सरप्राइज दूंगा, सबकी आंखों में खुशी देखना चाहता हूं। बस यही सोचकर वो ट्रेन से गांव की ओर निकल पड़ा। घर की चौखट पर एक चुप्पी। जैसे ही उसने अपने घर की चौखट पार की, उम्मीद की झलक आंखों में थी। मां दौड़कर गले लगेगी, पिताजी हंसते हुए आशीर्वाद देंगे, अनु खुशी से झूम उठेगी। लेकिन जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से बहुत परे था। दरवाजा आहिस्ता से खोला। सामने ही आंगन में मां झुकी हुई झाड़ू लगा रही थी। कांपते हाथ, पीठ झुकी हुई, आंखों में नींद की कमी। पास में पिताजी मिट्टी से सने कपड़े में बैठकर लकड़ी चीर रहे थे। अनु सब्जी काट रही थी, पर चेहरे पर अजीब थकावट और चुप्पी थी। कोई भी नहीं मुस्कुराया। किसी को खबर नहीं थी विवेक लौट आया है। आंगन में सुबह की हल्की धूप फैली थी, लेकिन उस घर में कोई रोशनी नहीं थी। वहां बस चुप्पी थी, एक भारी, बोझिल और दर्द से लिपटी चुप्पी। विवेक, जो अभी अभी अपनी यूनिट से बिना बताए आया था, थकान से चूर था, लेकिन दिल में परिवार से मिलने की खुशी लिए चुपचाप दरवाजे के एक कोने में खड़ा था। वह चाहता था कि एक प्यारा सा सरप्राइज दे, लेकिन जो उसने देखा वह एक झटका था। सामने ही आंगन में मां झुकी हुई झाड़ू लगा रही थी। कांपते हाथ, पीठ झुकी हुई, आंखों में नींद की कमी साफ झलक रही थी। पिताजी मिट्टी से सने पुराने कपड़ों में बैठकर लकड़ियां चीर रहे थे। बाएं कोने में अनु, विवेक की छोटी बहन, सब्जी काट रही थी, पर चेहरे पर अजीब थकावट और एक डर भरी चुप्पी थी। उसी क्षण एक जोरदार चीख ने विवेक को झकझोर दिया। कितनी बार कहा है सुबह जल्दी सफाई कर लिया करो, बुढ़े लोग हो गए हो, लेकिन अकल अब भी नहीं आई। यह आवाज थी उसकी पत्नी साक्षी की। वही साक्षी जो विवेक के सामने सीधी, संस्कारी और सेवा में रमी हुई दिखती थी। मां ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में ही अटक गए। तभी साक्षी ने पिताजी की ओर देखा और गुस्से से बोली, आप भी बस बीमार ही रहते हैं। हर महीने डॉक्टर के पास दौड़ लगाते हो, पैसों का क्या? क्या पेट पर रुकते हैं पैसे? पिताजी ने आंखें झुका ली। अनु डरते डरते सब्जी काटती रही।
ने कांपती आवाज में कहा, बिटिया थोड़ा धीरे बोल। साक्षी एकदम चिल्ला पड़ी, ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहूं चलाऊंगी। और अनु, तुम कान खोल कर सुन लो, सुबह उठते ही झाड़ू पोछा नाश्ता सब हो जाना चाहिए, कॉलेज बाद में जाना। अनु ने डरी हुई आंखों से बस सिर हिला दिया। और सुन, अगर मेरे पति को तेरे भाई को कुछ बताया तो सोच लेना तेरे साथ क्या करूंगी। साक्षी ने ऐसा बोला जैसे अनु कोई नौकरानी हो। विवेक का गला सूखने लगा। जिसे वह अपना जीवन साथी मान बैठा था, वह असल में एक अत्याचारी, निर्दयी और डर फैलाने वाली औरत निकली थी। वह दरवाजे के पीछे छुपा सब सुनता रहा। उसके कानों में साक्षी की हर एक कड़वी बात तीर की तरह चुभ रही थी। वह सोचने लगा, जिसे मां बाप की सेवा के लिए लाया था, वो उनका शोषण कर रही है। जिसे अनु के लिए बड़ी बहन माना था, वो उसकी जिंदगी नरक बना रही है। नहीं, अब चुप नहीं रहूंगा। अब इसे सबक सिखाना होगा, एक ऐसा सबक जो उसकी सारी नकाबों को उतार फेंकेगा। विवेक की आंखों में आंसू थे, दुख के, धोखे के, पर अब उन आंसुओं में एक ठंडी आग थी। विवेक का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को रोका। अभी नहीं, सबके सामने कुछ नहीं, अब यह नाटक खत्म होगा। पर मेरी स्क्रिप्ट से उस रात विवेक ने अपनी वर्दी तक बदली। वह सीधे छत पर चला गया, जहां बचपन में वह चांद निहारा करता था। नीचे से साक्षी की आवाजें आती रहीं। खाना बना, दूध उबाल दिया, अनु गैस बंद किया नहीं, माँ जी तुम तो चावल तक ठीक से नहीं धो सकती। सारी रात विवेक छत पर ही रहा। सुबह तक उसके अंदर एक फौजी नहीं, एक बेटा जाग चुका था। सुबह सब जागे, विवेक सामने खड़ा था। माँ की आंखें नम हो गई। वह दौड़ी, गले लगना चाहा, लेकिन विवेक ने इशारे से चुप रहने को कहा। माँ आज कुछ मत बोलो, बस देखो। साक्षी दौड़ती हुई आई, चेहरे पर बनावटी हंसी। आप आ गए, सरप्राइज दिया आपने। फिर तुरंत माँ की ओर देखकर बोली, माँ जी आपने बताया क्यों नहीं मुझे कि वो आने वाले हैं। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं साक्षी, मैं तो अब लंबी छुट्टी पर हूँ, सब कुछ खुद देखूंगा। अगले दिन विवेक ने शहर जाकर 2 कैमरे और एक ऑडियो रिकॉर्डर लाकर घर में छुपा दिए। एक रसोई में, एक बैठक में। अब हर बात रिकॉर्ड होगी, हर ताना, हर गाली, हर चीख। 2 दिन के अंदर ही कैमरे में वो सब कैद हो गया। मां पर चिल्लाना, पिताजी का अपमान, अनु को धमकियां। साक्षी को लगा कि विवेक को कुछ पता नहीं। वह पहले की तरह मीठा बोलती, खाना परोसती, विवेक के सामने मां को प्यार से मां जी कहती। लेकिन जैसे ही विवेक उठकर बाहर जाता, सब पर कहर टूटता। अब तुम्हारा बेटा आ गया है तो क्या मुझे डराने आई हो? मैं देख लूंगी कब तक चलेगा ये ड्रामा। विवेक ने तय किया कि अब गांव की पंचायत में साक्षी की सच्चाई रखी जाएगी, लेकिन बिना शोर शराबे के। सजा चिल्लाने से नहीं, समझदारी से दी जाती है। वो अगले रविवार को घर में सब गांव के बुजुर्गों और रिश्तेदारों को बुलाने का बहाना करता है। सबको चाय पर बुलाओ, एक खुशखबरी देनी है। साक्षी खुशी खुशी सब बुला लेती है। उसे लगता है कोई प्रमोशन या नया मकान मिलने वाला है। शाम का वक्त था। गांव के चौधरी, मास्टर जी, पड़ोसी शिवराम काका और कुछ करीबी रिश्तेदार घर पर इकट्ठा हो चुके थे। बैठक में चटाइयां बिछी थीं, सामने चाय और नमकीन की प्लेटें रखी थीं। सबके चेहरे पर जिज्ञासा थी। विवेक ने सबको बुलाया है, क्या बात है? विवेक मुस्कुराता हुआ सबको नमस्कार करता है। आप सबको बुलाया है एक छोटी सी सच्चाई दिखाने के लिए। साक्षी, जो पास के कमरे से सज धस कर आई थी, अचानक चौंक गई। सच्चाई? कैसी सच्चाई? विवेक ने बिना कुछ बोले कमरे के एक कोने में रखा छोटा प्रोजेक्टर चालू कर दिया। कैमरे की आंखें और दिल की सिसकियां। जैसे ही वीडियो चला, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने स्क्रीन पर वही बैठक दिख रही थी। साक्षी की आवाज गूंज रही थी, अनु तुझे कितनी बार कहा है मेरे कपड़े सही से धोया कर। अगर मेरे पति को कुछ पता चला ना तो तुझे इस घर से निकाल दूंगी। माँ जी, आपके जैसे गवार लोग सिर्फ पूजा करना जानते हैं, घर चलाना नहीं। बूढ़े हो गए हो आप लोग, अब रोटी के लायक भी नहीं। हर एक शब्द जैसे पिन की तरह रिश्तेदारों के सीने में चुभ रहा था। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। पिताजी की आंखें नीचे झुक गई। अनु सन खड़ी थी। साक्षी कांपने लगी। उसका चेहरा फक पड़ गया। ये सब फर्जी है, एडिट किया है। विवेक चुपचाप सामने आया और आवाज में वो आर्मी वाला ठहराव था। ये फौजी की मां है और तूने इसे रुलाया है। ये मेरे पिताजी है, जिन्होंने मुझे खून पसीने से बड़ा किया। तूने इन्हें धक्का दिया है।
अनु मेरी बहन है, तूने उसकी आत्मा तक कुचली है। गांव की प्रतिक्रिया चुप्पी टूटती है। चौधरी उठे। हमने सोचा था जवान की बीवी होगी तो सेवा करेगी, पर यह तो कलंक बन गई है बहू के नाम पर। मास्टर जी बोले, ये तो वही है जो औरतों को बदनाम करती है, पर्दे के पीछे से जहर घोलती है। शिवराम काका आंखों में आंसू लेकर बोले, विवेक बेटा, तूने देश के लिए लड़ाई लड़ी, पर अब तुझे अपने ही घर में जंग लड़नी पड़ी। विवेक की चुप्पी टूटी। एक वक्त का फैसला। विवेक ने साक्षी की ओर देखा। मैंने कभी सोचा नहीं कि जिस घर को स्वर्ग बनाने के सपने देखे थे, तू उसे नर्क बना देगी। साक्षी घुटनों पर गिर पड़ी। विवेक, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। विवेक की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा कठोर। सेना में सीखा है गलती पर माफी मिलती है, पर विश्वासघात पर नहीं। तूने सिर्फ मेरी मां नहीं रुलाई, तूने एक बेटे का भरोसा तोड़ा है। लेकिन विवेक ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया। घर में सन्नाटा था। साक्षी रो रही थी। गांव के लोग लौटने लगे, लेकिन सबकी आंखों में विवेक के लिए सम्मान और साक्षी के लिए गुस्सा था। मां ने धीरे से विवेक से पूछा, अब तू क्या करेगा बेटा? विवेक कुछ नहीं बोला, बस बाहर चला गया और फिर एक छोटी सी चिट्ठी लेकर आया जिसमें लिखा था, अब सजा कानून तय करेगा, इंसाफ अब अदालत देगी। सुबह का समय था। गांव की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन विवेक के घर में तूफान के पहले की खामोशी थी। विवेक उस रात सोया नहीं था। आंखें लाल थीं, पर चेहरा पत्थर सा शांत। उसने मां के चरणों में हाथ रखा, बहन के सिर पर हाथ फेरा और पिताजी से बस इतना कहा, आपने मुझे हमेशा सिखाया था कि गलत को सहना भी पाप है। अब बेटा आपके लिए लड़ेगा। कानूनी दस्तक। अदालत का दरवाजा खटखटाया। विवेक ने साक्षी के खिलाफ घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। सबको झटका लगा। फौजी ने अपनी बीवी पर केस कर दिया। कुछ ने साथ दिया, कुछ ने ताने मारे। अरे घर की बात थी, बाहर क्यों निकाली? पर विवेक चुप था। उसने सोच लिया था, अब आवाज नहीं दबेगी। साक्षी ने पलटवार किया। उसने सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट डाली। पति अत्याचारी है, सास ससुर ने तंग किया, मैं तो बस एक लड़की हूं जो न्याय चाहती है। वह टीवी चैनल तक पहुंच गई। एक जवान की पत्नी होने का बोझ क्या है? कई पत्रकार उसकी बात दिखा रहे थे, उसे पीड़िता बता रहे थे, लेकिन विवेक ने कुछ नहीं कहा। बस एक वीडियो अदालत में जमा कर दिया, वही जो उसने रिकॉर्ड किया था। साक्षी देवी, आपने अपने सास ससुर के साथ जैसा व्यवहार किया, उस पर क्या कहेंगी? साक्षी के वकील ने कहा, यह सब एडिटेड है, एक महिला को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन तभी अनु खड़ी हुई। उसने अपने सारे घाव दिखाए, अपने टूटे आत्मविश्वास की कहानी कही। आपके सामने एक औरत है जिसने औरत के नाम को कलंकित किया है, और एक लड़की जो रोज टूटकर मुस्कुराती रही। मां बोल पड़ी, मैंने अपने बेटे को देश के लिए खोने का डर झेला, पर बहू से बचाने का डर नहीं सोचा था। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। जब साक्षी की सच्चाई उसकी मां ने ही खोल दी, तभी अचानक साक्षी की मां अदालत में दाखिल हुई। मैं सब जानती थी, मेरी बेटी कैसे है। मैंने उसे बचपन से देखा है, पर बहू बनकर जो उसने किया, वो मेरे लिए भी शर्म की बात है। पूरा कोर्ट रूम हिल गया। साक्षी रो पड़ी, लेकिन इस बार वह अभिनय नहीं था, ये हार थी। अदालत का फैसला, एक इतिहास रचने वाला निर्णय। जज ने फैसला सुनाया। साक्षी को बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के लिए 1 साल की सुधार गृह सजा और महिला कानून के दुरुपयोग पर जुर्माना। विवेक को परिवार की सुरक्षा के लिए विशेष सरकारी सहायता और पेंशन वृद्धावस्था अधिकार योजना के तहत दी जाए। गांव में पहली बार किसी ने बुजुर्गों के हक के लिए आवाज उठाई थी। लोग कहने लगे, अब औरत होना डाल नहीं, जिम्मेदारी भी है। विवेक घर लौटा। मां ने आंखों में आंसू लिए गले लाया। बेटा, आज तूने हमें फिर से जीने लायक बना दिया। अनु ने मुस्कुराकर कहा, अब इस घर में डर नहीं, दुआओं की गूंज होगी भाया। विवेक ने सामने देखा, उस तिरंगे को जो दीवार पर टंगा था। देश के लिए लड़ा था, अब अपने घर के लिए लड़ा। अगला युद्ध समाज के लिए होगा। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको विवेक की ये जंग कैसी लगी। आपकी हर एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत कीमती है।